बेटा दिखाई दे रहा है सबको? स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस मैम। ठीक है, तो आज हम रेडिएशन डोज की बात करेंगे कि हमें पेशेंट को कितनी रेडिएशन देनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे रेडिएशन डोज। ठीक है, तो ये रेडियोलॉजी का है, रेडियोलॉजी का टॉपिक है रेडिएशन डोज। अब बात करते हैं कि रेडिएशन डोज जो हम जैसे एक्सरे हो या सीटी हो या एमआरआई हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, एक्सरे की जो रेडिएशन है वो देते हैं। तो यही हमारी क्या है, डोज, रेडिएशन डोज है। तो हर मतलब कह लो हर इमेज के लिए या हर कुछ जो प्रोसीजर है या पेशेंट को देखते हुए क्या होता है, रेडिएशन डिसाइड की जाती है कि हाँ हमें कितनी रेडिएशन इसके लिए चाहिए। जैसे मान लो एडल्ट के लिए हो या चिल्ड्रन के लिए, तो उनकी जो रेडिएशन डोज है वो भी थोड़ी सी अलग होती है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी थोड़ी सी अलग होती है। तो सबको देखकर डिसाइड होता है कि कौन सी या कितनी डोज हमें उनको देनी है। तो हम यहाँ बात करते हैं पेशेंट डोज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कि पेशेंट को जो हम डोज देते हैं अब उसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। इसमें लिखा है एक्सपोजर ऑफ पेशेंट टू मेडिकल एक्सरे इज कमांडेड अटेंशन इन आवर सोसाइटी फॉर 2 रीजन। मतलब जो भी हम पेशेंट को मेडिकल एक्सरे एक्सपोज करते हैं तो सोसाइटी में उसको 2 रीजन से क्या करते हैं, कमांड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एग्जामिनेशन इज इंक्रीजिंग इन ऑल एज ग्रुप। जो फ्रीक्वेंसी है एग्जामिनेशन की वो हर एज में क्या है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अबाउट 18% पर ईयर, मतलब हर साल 18% के आसपास हर एज के ग्रुप में एक्सरे जो एग्जामिनेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, डेवलप हो रही है, या मतलब एग्जामिनेशन हो रहा, मतलब ये कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों में प्रॉब्लम्स आने लगी है, और लोगों में प्रॉब्लम्स आने लगी है तो डॉक्टर एक्सरे के लिए बोलेगा ही। तो हर एज में ये मतलब ये जो फ्रिक्वेंसी है ना एक्सरे रेज की, ये बढ़ती ही चली जा रही है। इंडिकेट दैट क्लिनिकल्स आर मोर रिलाइंग ऑन इट्स फॉर पेशेंट केयर। इसका मतलब है कि जो क्लिनिशियन है, जो क्लिनिकल वाले हैं, वो मतलब पेशेंट का बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंसर्न अमंग हेल्थ एफिशिएट इन इंक्रीजिंग रिगार्डिंग रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सरे एक्सपोजर। साथ साथ ये भी है कि अगर ज्यादा रिस्क के एक्सपोजर से क्या हो रहा है, ज्यादा एक्सरे के अगर एक्सपोज में कोई भी पेशेंट आएगा या कोई भी ह्यूमन बीइंग आएगा तो उससे हेल्थ की प्रॉब्लम भी जनरेट हो रही है। मान लो कि अगर हमें किसी चीज को डायग्नोज करना है तो हमें एक्सरे कराना पड़ता है, लेकिन एक ही जगह बार बार अगर हम एक्सरे कराएं तो क्या है, एक्सरे से नुकसान भी, मतलब एक तरफ फायदा भी है कि हमें डायग्नोसिस करने में इजी हो जाता है, दूसरी तरफ ये भी नुकसान है कि जो एक्सरे की जो रेज होती है या एक्सपोजर होता है वो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो एक तरफ तो डायग्नोसिस में हेल्प कर रहा है और दूसरी तरफ वो बॉडी को हार्मफुल भी कर रहा है। ठीक है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्यूट इफेक्ट आर रिपोर्टेड इन सुपरफिशियल टिश्यू। और सबसे ज्यादा जो ये इसके जो इफेक्ट मिला है वो हमारे सुपरफिशियल टिश्यू पे ही सबसे ज्यादा मिला है। ठीक है, तो जो भी एक्सरे एक्सपोजर का जो अभी तक रिजल्ट मिला है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है शॉर्ट ड्यूरेशन की वो सुपरफिशियल टिश्यू को पे ही देखने को मिली है। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम पेशेंट को अगर हमें रेडिएशन देना है, एक्सपोजर देना है, तो यहाँ क्या क्या मतलब डिजाइन होता है। ठीक है, तो इसमें देखो मशीन डिजाइन है, एक्सपोजर रेट डिसाइड होगा, एक्सपोजर कहाँ होगा, ये इमेज कहाँ की लेनी है ये डिसाइड होगा। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ मशीन की, ऑपरेट कौन करेगा मशीन को, फ्लोरोस्कोप टाइमिंग कितना होगा, और नंबर ऑफ रिकॉर्डर कितनी रिकॉर्डिंग करनी है। तो पेशेंट पे ये जो स्लाइड है ये दिखा रहा है कि अगर किसी भी पेशेंट को हम एक्सपोजर के लिए एंट्रेंस करवाते हैं तो क्या क्या हमें फॉलो करना, मतलब मशीन का डिजाइन कैसा है, उसको ऑपरेट कौन करेगा, एक्सपोजर रेट कितनी है, और जो फ्लोरोस्कोपी टाइमिंग है वो कितना है। नेक्स्ट है किस जगह की या किस एरिया की इमेज करानी है, कहाँ पे एक्सरे एक्सपोज करना, और साथ साथ ये भी कि हमें कितनी सारी रिकॉर्डिंग लेनी है। ठीक है, इतना बेटा समझ में आया सबको? यस ठीक मैम। है,
अब हम बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ पेशेंट डोज की, मतलब पेशेंट को कितनी मतलब डोज देनी चाहिए। तो यूजुअली रिपोर्टेड इन वन ऑफ थ्री वे, मतलब यूजुअली रिपोर्ट किया गया थ्री वे में, ठीक है। नंबर 1 है इंट्रेंस स्किन एक्सपोजर, नंबर 2 गोनेडल डोज, और नंबर 3 डोज टू बोन मैरो। तो ये तीन मतलब तीन वे की से हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट ले सकते हैं। अब हम पहली बात करेंगे इंट्रेंस स्किन एक्सपोजर, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पेशेंट डोज कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो एक्सरे का एक्सपोज करते हैं वो किस पे करते हैं, फर्स्ट पेशेंट की स्किन पे करते हैं। स्किन को ही तो पेनिट्रेट करके रेस आगे जाती है, तो इसलिए हम इसको पेशेंट डोज भी कहा जाता है। तो इसमें लिखा आल्सो रेफर एज अ पेशेंट डोज। तो इंट्रेंस स्किन एक्सपोजर को हम पेशेंट डोज से भी रेफर करते हैं। widely used due to accuracy and easy to measure। और इसका यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी है और साथ साथ इजीली मेजर हो जाती है। नेक्स्ट थर्मोल्यूमिनेसेंस डेसीमीटर आर यूज, इसके लिए थर्मोल्यूमिनेसेंस डेसीमीटर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। मेजरमेंट आर एक्यूरेट विद इन 5%, जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट हुई कितने में, विद इन 5% में एक्यूरेशन है इसकी। और जो हमारे इंट्रेंस स्किन एक्सपोजर है इन फ्लोरोस्कोपी इज डिफिकल्ट, जो हमारे स्किन ये इंट्रेंस स्किन एक्सपोजर है फ्लोरोस्कोपी में क्या है, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, मतलब एस्टिमेट करना, पता करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। क्यों? क्योंकि एक्सरे फील्ड मूव, क्योंकि जो एक्सरे जो फील्ड है वो मूव कर जाती है, इसलिए फ्लोरोस्कोपी में उसकी एस्टिमेशन के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी पैदा करती है। अब बात करते हैं बोन मैरो डोज की। बोन मैरो डोज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मीन मैरो डोज। तो जो हमारा बोन मैरो डोज, बोन मैरो कहाँ होता है, बोन मैरो हमारे बोन्स में होता है। तो वहां पे क्या करना है, हमें एक्सपोज करना है, मतलब ये कह लो कि हमें एक्सरे जो रेडिएशन है वो बोन मैरो में मतलब बोन मैरो का एरिया में लेना है, बोन से रिगार्डिंग है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मीन मैरो डोज। इसको हम इसलिए मीन मैरो डोज भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज एवरेज रेडिएशन, ठीक है, ये कौन से एक एवरेज रेडिएशन डोज है टू एंटायर एक्टिव, मतलब इसके लिए मतलब कि एक एवरेज डोज मतलब डिसाइड की जाती है कि जो क्या है पूरे एक्टिव बोन को फॉलो करे, ठीक है। इट इज एवरेज रेडिएशन डोज टू एंटायर एक्टिव बोन मैरो। एग्जांपल में इफ 50% ऑफ एक्टिव बोन मैरो रिसीव 25 मेरड, ठीक है, देन मीन मैरो डोज इज 25 मिनट, मतलब कह लो अगर बोन मैरो ने क्या किया 50% को रिसीव किया है, ठीक है। इफ 50% एक्टिव बोन मैरो रिसीव, तो क्या होगा, जो हमारा मीन मैरो बोन डोज है वो कितना होगा 25, मतलब उसका हाफ हो जाएगा। तो हम उससे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड ऑन एक्टिव साइड ऑफ बोन, और जो बोन मैरो, और ये क्या है, ये डिपेंड करता है कि बोन मैरो किस साइड एक्टिव है, मतलब एक्टिव साइड बोन मैरो का कौन है, इस पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है हमारा गोनेडल डोज या जेनेटिकली सिग्निफिकेंट डोज, ठीक है। इम्पोर्टेंट बिकॉज जेनेटिक इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, हमारा जो ये गोनाड डोज या जेनेटिकली सिग्निफिकेंट डोज क्या है, ये जेनेटिकली मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जेनेटिक इफेक्ट मतलब रेडिएशन का हमारे जीन्स पे इफेक्ट पड़ता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा ये क्या बोलते हैं, ये हमारा जो गोनाडल डोज है, ठीक है, ये क्या है, इज द डोज दैट इज रिसीव बाय एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन वुड प्रोड्यूस टोटल जेनेटिक इफेक्ट, मतलब ये जो डोज वो डोज है जो हर मेंबर क्या करता है, वो उसे रिसीव करता है, ठीक है। तो ये क्या है, तो जो हमने इसमें पढ़ा है ना जेनेटिकली सिग्निफिकेंट, इसलिए क्योंकि ये जो रेडिएशन है वो हमारे जीन पे भी इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए मतलब ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, और नॉर्मली से बात है, अगर रेडिएशन जीन्स पे इफेक्ट करेगा तो म्यूटेशन होने की चांसेस होगी, और म्यूटेशन होने अगर हो जाएगी तो बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जैसे कैंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट है पेशेंट डोज इन स्पेशल एग्जामिनेशन। अब हम यहाँ पे अलग अलग एग्जामिनेशन टेक्निक में जो डोज दी जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है, तो इसमें है डोज इन मैमोग्राफी, मतलब मैमोग्राफी की डोज के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे। तो यह स्क्रीन फिल्म एंड डिजिटल मैमोग्राफी आर ओनली एक्सेप्टेबल टेक्निक। मैमोग्राफी में स्क्रीन फिल्म होगी और डिजिटल मैमोग्राफी इसमें क्या है, एक्सेप्ट होने वाली टेक्निक है। ठीक है, ESE ऑफ अप्रोक्सीमेटली 800 मराड एंड व्यू इज नॉर्मल। जो हमारी ESE है इसमें क्या है, 800 एमरेड मतलब रेडिएशन एंड व्यू नॉर्मल होती है। रेडियोलॉजी ग्रिड आर यूज्ड इन मोस्ट स्क्रीन फिल्म मैमोग्राफिक एग्जामिनेशन। मैमोग्राफी एग्जामिनेशन में जो स्क्रीन फिल्म है उसके लिए रेडियोलॉजिक ग्रिड का यूज किया जाता है। ग्रिड रेशियो ऑफ 1:1:4:1 to 5:1 आर मोस्ट पॉपुलर। इसमें जो ग्रिड का जो रेशियो है ना, उसका जो रेशियो है वो 4:1 और 5:1 का रेशियो सबसे ज्यादा है, पॉपुलर है। पेशेंट डोज इज इंक्रीज बाय 2 टाइम विद यूज ऑफ सच ग्रिड। मतलब पेशेंट का जो डोज है वो 2 टाइम क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है जब ग्रिड को जब हम ग्रिड का यूज करेंगे कंपेयर टू नॉन ग्रिड टेक्निक से। अगर हम उसका कंपेयर करेंगे तो उसकी जो डोज है वो 2 टाइम ना डबल टाइम क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। नॉन ग्रिड में नॉर्मल होगी तो ग्रिड में डबल हो जाएगी। ठीक है, फॉर्चुनेटली इट इज नॉन दैट रिस्क ऑफ एडवर्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। और नॉर्मली ये जाना जाता है कि इसके भी क्या है, एडवर्स बायोलॉजिकल क्या है, इफेक्ट है। ठीक है, फ्रॉम द मैमोग्राफी इज स्मॉल। अगर स्मॉल होगा तो भी इसके बायोलॉजिकल एडवर्स इफेक्ट है। ग्लैंडुलर डोज वेरिएशन आर नोटेड इन एक्सरे बीम क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जो एक्सरे बीम की क्वालिटी और क्वांटिटी है उसको ये ग्लैंडुलर डोज की वेरिएशन में हमेशा देखा गया है। ग्लैंडुलर डोज इज अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ ESE। जो ग्लैंडुलर डोज होगी वो अराउंड 15% होगा। पेशेंट डोज इन मैमोग्राफी कैन बी रिड्यूस इफ नंबर ऑफ व्यू आर रिस्ट्रिक्ट। मतलब पेशेंट का डोज जो मैमोग्राफी में वो कम भी हो सकता है अगर नंबर ऑफ व्यू जो इमेजेस है वो मतलब उसमें ये कह लो कि पाबंदी लगी हो ना कि इतना ही करना है, इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, तो उस केस में पेशेंट की जो डोज है ना वो कम हो सकती है। एक्सिलरी व्यू शुड नॉट बी डन रूटीनली। जो एक्सिलरी व्यू है मतलब जो हमारे लेटरल साइड का पार्ट है वो मतलब हमेशा नहीं की जाएगी। ठीक है, फॉर स्क्रीनिंग नो मोर देन 2 व्यू आर एडवाइजली। स्क्रीनिंग के लिए 2 से ज्यादा व्यू प्रेफर नहीं किया जाता। अब बात करते हैं डोज इन CT इमेज, मतलब जो CT स्कैन है उसके लिए कितनी डोज रखी जाएगी। Important consideration in CT image is not only the skin dose but also its distribution to internal organ and tissue। कहने का मतलब है जो हम CT इमेजेस लेते हैं उसमें जो डोज है वो सिर्फ हमारे स्किन पे नहीं पड़ती बल्कि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन और टिश्यू में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। नेक्स्ट है स्किन डोज इज लाइटर इन CT देन अदर डायग्नोस्टिक एक्सरे प्रोसीजर। मतलब जो CT में जो हम स्किन को डोज देते हैं ना वो कम होती है जबकि जो अदर एक्सरे की जो अदर टेक्निक होती है उसमें ज्यादा होती है। मैं ये कह लो कि एक्सरे की अदर प्रोसेस के अकॉर्डिंग CT में स्किन डोज कम होती है। ठीक है, डाटा सजेस्ट दैट 10% ऑफ ऑल एक्सरे एग्जामिनेशन आर CT। मतलब ये डाटा के थ्रू ये देखा गया है कि एक्सरे एग्जामिनेशन में 10% जो सजेस्ट किया जाता है वो CT के लिए ही किया जाता है। इट अकाउंट फॉर 70% ऑफ टोटल पेशेंट अफेक्टेड डोज। इसमें अकाउंट मतलब ये देखा गया है कि इसमें जो 70% जो है टोटल पेशेंट अफेक्टेड मतलब पे डोज का इफेक्ट पड़ा है। CT टिश्यू डोज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एवरेज फ्लोरोस्कोपी डोज। मतलब जो CT टिश्यू जो CT में हम टिश्यू को जो डोज देते हैं वो एकदम इक्वल हमारे फ्लोरोस्कोपी डोज के बराबर होती है। CT dose is nearly uniform through the imaging volume for head exam। जो CT का डोज है वो नॉर्मली क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा
क्यों? क्योंकि उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो हमारे हेड एग्जामिनेशन के लिए की जाएगी। रेडियोग्राफी के फ्लोरोस्कोपिक डोज आर हायर एट इंट्रेंस सरफेस एंड लो एट एग्जिट सरफेस। कहने का मतलब है कि रेडियोग्राफी हो या फ्लोरोस्कोपी जो डोज है वो हमारे एंट्रेंस मतलब इंटर्न मतलब जो सबसे ऊपर की लेयर है उसमें हायर होती है, और लोअर लेयर में मतलब लास्ट वाले पार्ट में एग्जिस्ट जब करती है वहां पे कम। नॉर्मल सी बात है कि जहां पे भी रेडिएशन पहले पड़ेगी तो सबसे पहले रेडिएशन जिस सरफेस पे पड़ेगी वहां पे जो उसकी डोज होगी वो हायर लेगी, और वहां से जब वो पेनिट्रेट हो जाएगी तो उसकी डोज थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेज जो होती है रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, स्कैटर्ड हो जाती है। तो उसी तरह ये भी है। Typical CT dose range from 3000 to 5000 mRad during head imaging। जब भी हम हेड का इमेज लेते हैं तो टिपिकल सीटी में हम अराउंड 3000 से 5000 mRad डोज मतलब फॉलो करते हैं या यूज करते हैं, एंड 2000 to 4000 mRad ड्यूरिंग बॉडी इमेज। और बॉडी इमेज के लिए हम हमेशा 2000 से 4000 mRad का यूज करते हैं। मतलब कहने का मतलब है देखो हमारे हेड के लिए रेस जो होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि हमारा जो पूरा हेड किसका बना हुआ है, बोन्स का बना हुआ है। तो बोन्स की वजह से एक्सरे रेज की पेनिट्रेशन पावर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी डोज देनी पड़ती है। इसलिए हमारी हेड की जो डोज है बॉडी के अदर इमेज के अकॉर्डिंग उसको डोज की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। मल्टी स्लाइड स्पाइरल सीटी इज यूज विच इज हाई डोज प्रोसीजर। जिस भी मतलब जिस भी प्रोसीजर में हाई डोज हम यूज करते हैं उसमें सीटी की बहुत सारी स्पाइरल मल्टी स्लाइड ली जाती है, ठीक है। हायर द मल्टी स्लाइस वैल्यू लोअर द पेशेंट डोज विल बी। मतलब जितनी ज्यादा स्लाइसेस की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा पेशेंट की डोज कम हो सकती है। अब है रिडक्शन ऑफ अननेसेसरी डोज, ठीक है। रिडक्शन ऑफ अननेसेसरी डोज, रिडक्शन ऑफ अननेसेसरी डोज मतलब जो जरूरत नहीं है उस डोज को कम करना है, ठीक है। डिफाइंड एज एनी रेडिएशन डोज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पेशेंट। मतलब जो रिडक्शन ऑफ अननेसेसरी डोज डिफाइन करता है वो डोज रेडिएशन डोज जो पेशेंट के लिए रिक्वायर नहीं है या पेशेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है, या इसकी कोई प्रॉपर मैनेजमेंट या केयर नहीं है, तो उस केस को या उसको हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ अननेसेसरी डोज, ठीक है। अननेसेसरी डोज, अननेसेसरी एग्जामिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट हैज नो कंट्रोल ओवर लार्जेस्ट सोर्स ऑफ अननेसेसरी पेशेंट डोज। मतलब जो रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनका कोई भी कंट्रोल नहीं है कि वो जो अननेसेसरी जो डोज पेशेंट को दी जा रही है उस पर वो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। इट एक्सक्लूसिवली द रेडियोलॉजिस्ट या क्लिनिशियन रिस्पॉन्स, ये क्या है, ये रेडियोलॉजिस्ट और जो क्लिनिशियन है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रूटीन एक्सरे एग्जामिनेशन शुड नॉट बी परफॉर्म व्हेन नॉट इंडिकेटेड। मतलब जो रूटीन एग्जामिनेशन है वो हम तब भी परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक बोला ना गया हो या जब तक जरूरत ना, तब तक हम रूटीन एक्सरे एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अब है स्क्रीनिंग फॉर ट्यूबरक्लोसिस, जैसे किसी को टीबी हो जाए उसके लिए, जैसे जनरल स्क्रीनिंग ऑफ फॉर टीबी बाय चेस्ट एक्सरे हैज नॉट बीन फाउंड इफेक्टिव। मतलब ये कह लो कि अगर किसी को टीबी हो जाए तो उस केस में जो हम जनरल स्क्रीनिंग करते हैं ना टीबी के बारे में, किसकी चेस्ट एक्सरे लेते हैं तो वो कोई भी मतलब उसका कोई इफेक्ट होता है नहीं। मतलब टीबी अगर किसी को है तो एक्सरे कराने का ये मतलब होता ही नहीं है, ठीक है। बेटर मेथड आर नाउ अवेलेबल, उससे भी ज्यादा बेटर मेथड आजकल प्रेजेंट है, जैसे कि मान लो स्पूटम कल्चर हो गया तो इससे भी हम पता कर सकते हैं। मे बी हेल्पफुल इन हाई रिस्क ग्रुप, और ये जो क्या है, ये जो ट्यूबरक्लोसिस की जो स्क्रीनिंग है ये तब यूज कर सकते हैं जब रिस्क जो क्या है बहुत ज्यादा हाई हो। अब है हॉस्पिटल एडमिशन, ठीक है। अब बात करते हैं हॉस्पिटल एडमिशन। चेस्ट एक्सरे शुड नॉट बी डन इन रूटीन फॉर हॉस्पिटल एडमिशन
व्हेन नॉट इंडिकेट, मतलब चेस्ट जो एग्जाम ये एक्सरे है वो ये रूटीन के अकॉर्डिंग, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिशन ये कह लो हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए किसी भी चेस्ट एक्सरे की जरूरत नहीं है, ये रूटीनली चेस्ट एक्सरे की जरूरत नहीं है जब तक बोला ना जाए, ठीक है। एक्सरे आर नॉट जस्टिफाइड प्री एम्प्लॉयमेंट फिजिकल एग्जाम, जो एक्सरे है वो किसी को भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट है रिपीट एग्जामिनेशन। वन एरिया ऑफ अननेसेसरी रेडिएशन इज रिपीटेड एग्जामिनेशन, मतलब किसी एक एरिया में बार बार अननेसेसरी रेडिएशन का होना, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड 10% ऑफ ऑल एग्जाम, और ये कहाँ होता है नॉर्मली हर एग्जामिनेशन, मतलब जो सारे एग्जामिनेशन होते हैं उनमें से 10% के एस्टिमेट इसका निकला है, ठीक है। इट शुड नॉट एक्सीड दैट 5% बिजी हॉस्पिटल, और इसको 5% से ज्यादा किसी भी बिजी हॉस्पिटल में हम बढ़ा नहीं सकते हैं। एग्जामिनेशन विद हाई रिपीटेड रेट आर लंबर स्पाइन, मतलब जो हाई रिपीटेड रेट जो एग्जामिनेशन सबसे देखा गया है वो है हमारे लंबर स्पाइन का सबसे ज्यादा देखा गया है, थोरेसिक स्पाइन का और एब्डोमेन का सबसे ज्यादा देखा गया है, जिसमें क्या है एग्जामिनेशन में रिपीटेड बार एक्सरे करानी पड़ती है या कह लो एक्सरे का एक्सपोजर होना पड़ता है, ठीक है। सम रिपीट आर कॉज्ड बाय इक्विपमेंट फेलियर, और कुछ रिपीट तो जो मशीन होती है उनके फेल हो जाने की वजह से भी करनी पड़ती है। मोस्ट रिपीटेड आर कॉज्ड बाय रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट एरर, और जो काफी जो एक्सरेज एक्सपोजर होते हैं ये बार जो एक्सपोजर होते हैं या कह लो प्रोसीजर होते हैं वो रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की गलती की वजह से भी होते हैं। एक तो क्या है इंस्ट्रूमेंट बेकार हो गया तो बार होगा, नहीं तो टेक्नीशियन की गलती की वजह से बार रिपीट करनी पड़ती है। आल्सो इंक्लूड इम्प्रॉपर पोजिशनिंग, और जिसमें नॉर्मल क्या होता है कि पेशेंट सही से उसकी जो पोजीशन है वो प्रॉपर नहीं है, पुअर रेडियोग्राफिक टेक्निक का यूज किया गया है, इम्प्रॉपर कॉलिमिनेशन हुआ है, डर्टी स्क्रीन हो या इम्प्रॉपर लोडिंग कैसेट्स हो, हाई लीकेज हो रही हो, ये केमिकल फॉगिंग हो रही है, तो इसकी वजह से भी पेशेंट का दोबारा से एक्सरे कराना पड़ता है। नेक्स्ट है रेडियोग्राफिक टेक्निक यूज ऑफ हाई केवीपी टेक्निक रिजल्ट इन रिडक्शन पेशेंट डोज, मतलब जब हम हाई केवीपी टेक्निक का यूज करेंगे उसकी वजह से पेशेंट को जो हम डोज देंगे वो रिड्यूस हो जाएगी। रेडियोलॉजिस्ट मस्ट बी फाइनल जज ऑफ रेडियोग्राफिक क्वालिटी, जो रेडियोलॉजिस्ट है वो फाइनल करेगा कि जो लास्ट में जो रेडियोग्राफी है की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। स्लाइट इंक्रीज इन केवीपी रिजल्ट इन लो कॉन्ट्रास्ट इमेज, जैसे ही हम केवीपी को इंक्रीज कर देंगे वैसे ही लो कॉन्ट्रास्ट इमेजेस आने लगेगी। प्रॉपर कॉलिमेशन इज एसेंशियल फॉर गुड रेडियोग्राफिक टेक्निक, मतलब अच्छी रेडियोग्राफिक इमेजेस के लिए हमें प्रॉपर कॉलिमेशन की जरूरत होती है। With use of collimation not only effective dose is reduced, मतलब जब भी हम collimation का यूज करेंगे तो जरूरी नहीं कि उससे इफेक्टिव डोज कम हो जाएगी, बल्कि इमेज की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी विद द इनहांस कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन। अब ये देखो ये इस स्लाइड में पेशेंट है वो इस सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, तो आप देखो ऊपर से क्या है रेज गई बॉडी से, मतलब बॉडी के ऊपर पार्ट से एंट्रेंस उसका और लोअर से क्या है एग्जिस्ट, तो देखो इसमें क्या है एक्सरे हुई है और इसमें क्या है कुछ जो डोज है वो अब्सॉर्ब कर ली गई है। अब बात आती है इमेज रिसेप्टर। इमेज रिसेप्टर शुड फर्स्ट बी सिलेक्टेड फॉर द टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन के टाइप के अकॉर्डिंग ही हम इमेज रिसेप्टर को सिलेक्ट करेंगे। एंड सेकंड फॉर रेडिएशन डोज, दूसरी जो है जो रेडिएशन डोज है वो नेसेसरी है गुड क्वालिटी इमेज के लिए। एक तो गुड क्वालिटी इमेज के लिए रेडिएशन डोज की जरूरत है, दूसरी इमेज रिसेप्टर की है, ठीक है। रेयर अर्थ एंड अदर फास्ट स्क्रीन शुड बी, उसके लिए रेयर अर्थ और अदर फास्ट स्क्रीन को यूज किया ना चाहिए। सच स्क्रीन आर यूज इन ऑर्थोपेडिक एंड चेस्ट, और कुछ जो स्क्रीन है वो ऑर्थोपेडिक या चेस्ट में यूज की जाती है। नेक्स्ट है पेशेंट पोजीशन ड्यूरिंग अपर एक्सट्रीमिटीज या ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, स्पेशली व्हेन पेशेंट इज इन सीटेड position, care should be taken so that beam does not
इंटरसेप्ट द गोनाड, मतलब अगर हम पेशेंट का, अगर हमें अपर पार्ट का या ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन लेना है तो हमें पेशेंट को बिठाना चाहिए, ठीक है, बिठाना चाहिए, जिससे क्या है कि अगर जब एक्सरे पास होगा तो चेस्ट की तरफ से पास होगा और जिसकी वजह से उसकी जो गोनाड एरिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी या एरेस पास नहीं होगी। पेशेंट पोजीशन द पेशेंट लेटरल टू बीम, मतलब जो पोजीशन होगी पेशेंट की वो लेटरल टू मतलब साइड से, मतलब जो बीम है उसके साइड से होगी। प्रोवाइड प्रोटेक्टिव एप्रन, और उसके लिए उसको ये एप्रन या शील्ड दी जाएगी। Specific area shielding in partial exposure X-ray examination is controlled by proper collimation या specific area shielding, जो भी मतलब एक्सरे एग्जामिनेशन की जाती है उसको कंट्रोल हम करते कॉलिमेशन और एरिया शील्डिंग के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, कंट्रोल कर देते हैं। टू टाइप ऑफ शील्ड आर यूज, दो तरीके की हम शील्ड का यूज करते हैं, कॉन्टैक्ट शील्ड और शैडो शील्ड। लेंस शील्ड एंड ब्रेस्ट शील्ड आर ऑफ कॉन्टैक्ट टाइप, जो हम लेंस शील्ड और ब्रेस्ट शील्ड है वो कॉन्टैक्ट टाइप का है, जबकि गोनाड शील्ड आता गोनाड शील्ड दोनों टाइप का है। देखो इसमें है ना कॉन्टैक्ट और शैडो, तो अगर हम लेंस शील्ड और ब्रेस्ट शील्ड है ये हमारे कॉन्टैक्ट में है, जबकि गोनाड वाले हमारे किसमें है, शैडो में है, दोनों में है मतलब, ठीक है। अब आती है प्रेग्नेंट पेशेंट, द मोस्ट सेंसिटिव पीरियड टू रेडिएशन एक्सपोजर अकर बिफोर बर्थ, मतलब जो मोस्ट सेंसिटिव जो पीरियड है रेडिएशन एक्सपोजर का वो कब होता है, बर्थ से पहले। फीटस इज मोर सेंसिटिव टू रेडिएशन, जो फीटस होगा वो रेडिएशन के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होगा अर्ली प्रेगनेंसी में, एंड दैट लेटर, मतलब जो कह लो फर्स्ट ट्राइमेस्टर और फर्स्ट टर्म और जो थर्ड टर्म ट्राइमेस्टर होता है उनमें ज्यादा ही सेंसिटिविटी होती है। इट इज बोथ टाइम रिलेटेड एंड डोज रिलेटेड, ये दोनों टाइम को देखा जाता है और डोज को भी देखा जाता है। अब बात करते हैं टाइम रिलेटेड। मोस्ट क्रिटिकल इज फर्स्ट 2 वीक बिकॉज इग्नोरेंस ऑल्दो टाइम इज लीस्ट हजार्डनेस, मतलब जो सबसे पहला जो पार्ट है जो प्रेगनेंसी के जो 2 वीक पहले होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इग्नोरेंस वाले होते हैं, क्योंकि इसमें कम हजार्डनेस होती है, ठीक है। रेडिएशन इन फर्स्ट 2 वीक रिजल्ट इन एम्ब्रॉय रीऑब्जर्प्शन, ठीक है, जिससे क्या है ये रेडिएशन की वजह से जो क्या होगा एम्ब्रॉय रिजॉर्प्शन हो जाएगा। पीरियड फ्रॉम 2 to 10 वीक रिजल्ट इन कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटीज, और जब अगर 2 वीक के बाद 2 से 10 वीक के अंदर अगर एक्सरे का एक्सपोजर होगा तो जो ये एम्ब्रॉय है उसको कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है, ठीक है। मोस्ट लाइकली कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटीज इन लेटरल पीरियड, और जो सबसे ज्यादा जो कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटी होंगी वो लेटरल पीरियड में सबसे ज्यादा होगी, खास तौर से कौन सी, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी, मतलब ब्रेन रिगार्डिंग प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट है डोज रिलेटेड, although no defined data in human available, इसके लिए कोई भी डाटा अभी तक अवेलेबल नहीं है, बट एनिमल्स देयर आर सर्टेन स्टडी, लेकिन इंसानों पे इनका कोई डाटा नहीं है, लेकिन वो जानवरों पे इनकी पास कुछ स्टडीज है। इन यूटेरो रेडिएशन डोज ऑफ 200 रेड रिजल्ट इन दिस इफेक्ट, अगर हम इन यूट्रो में अगर 200 रेडिएशन देते हैं तो इफेक्ट देखने को मिला। रीजनेबल रिस्क सजेस्ट दैट 0.1% ऑफ ऑल कंसेप्शन में जो सजेशन किए है वो 0.1 का मतलब इनका रिजल्ट आया है। 1% increase in congenital abnormalities is estimated to follow 10 rate fetus dose, मतलब ये एग्जामिनेशन के बाद पता चला है कि अगर हम 10 रेट फीटल डोज दिए जाए तो उसमें 1% चांसेस होते हैं congenital abnormalities हो सके, ठीक है। ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिलेटिव रिस्क ऑफ चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी विथ रेडिएशन, जो मतलब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें जो चाइल्डहुड की जो रिस्क है उसको क्या है, मैलिग्नेंसी, मतलब मैलिग्नेंस जैसे कि सेल्स का अदर फॉर्म होना, जैसे कैंसर सेल्स प्रोड्यूस मैलिग्नेंस होते हैं, बढ़ते हैं विथ रेडिएशन, जिसमें 5 to 10 एंड ड्रॉप 1 to 4 इन थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब जो फर्स्ट में है 5 to 10 और लास्ट में 1 to 4। पेशेंट इंफॉर्मेशन अर्ली इन प्रेगनेंसी इट इज डिफिकल्ट, मतलब जो
प्रेगनेंसी की शुरुआत में ये बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि पेशेंट इज यूजुअली इग्नोरेंस ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि जो पेशेंट है वो अपनी प्रेगनेंसी को इग्नोर करता है, उसे मालूम नहीं होता है। आफ्टर 2 मंथ रिस्क इज रिड्यूस, 2 मंथ के बाद जो रिस्क है वो कम हो जाता है, क्योंकि बिकॉज पेशेंट इज अवेयर ऑफ हर प्रेगनेंसी। क्यों? क्योंकि पेशेंट को पता चल जाता है अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सरे शुड बी अवॉइडेड अनलेस रिक्वायर्ड, मतलब प्रेगनेंसी में एक्सरे जहां तक हो अवॉइड करना चाहिए जब तक जरूरत ना हो, ठीक है। व्हेन रिक्वायर्ड शुड बी डन विद केयर, और अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको केयर के थ्रू ही मतलब करना चाहिए। एग्जांपल में विद प्रॉपर कॉलिमेशन एंड प्रोटेक्टिव शील्ड, जैसे कि उसमें प्रॉपर कॉलिमेशन अप्लाई करेंगे और प्रोटेक्टिव शील्ड अप्लाई करेंगे। प्रोटोकॉल वेरी फ्रॉम कॉम्प्लेक्स, जो प्रोटोकॉल है वो वेरी करते रहते हैं, ठीक है। In elective booking, patient last menstruation cycle is determined by radiology if early pelvic shielding would be done. अगर pelvic shield करना है तो सबसे पहले जो पेशेंट से पूछा जाएगा कि उसकी menstruation cycle कब है, तो उसके बाद ही pelvic shield की जाएगी। This can be assessed by patient history, ये किससे assessed होगी? पेशेंट की हिस्ट्री के थ्रू। In posting, if complex method fail, अगर complex method fail हो जाए then there should be posted sign in X-ray room and waiting room like, ठीक है। फिर मतलब अगर इन पोस्टिंग अगर पोस्ट वो तो अगर हिस्ट्री पता चल जाएगा किसी के पास हिस्ट्री नहीं है तो वो अपने जो एरियाज है रूम में वहां पे पोस्ट कर देते हैं। इफ देखा हुआ इफ आर यू प्रेग्नेंट कुड यू बी, ये सारी वार्निंग वहां पे लिखी होगी।